हेलो एवरीवन। आज 8 दिसंबर है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये इसलिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अदर कंट्रीज को उसको प्रमोट करने की बात करता है। तो ये मिशन लॉन्च हुआ था 2025 से लेकर के 2030 और 31 तक के ड्यूरेशन के लिए, मतलब 5 साल का मिशन है ये। और इसमें तीन लीड मिनिस्ट्रीज हैं, तीन मिनिस्ट्रीज के अंदर ये काम करेगा: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका एम है इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करना। कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ना ही अच्छे होने चाहिए बल्कि प्राइस में भी बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए, कॉस्टली नहीं होने चाहिए, ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट से फॉरेन में कॉम्पिटिट कर सकें अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर दो पिलर्स थे, एक निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। तो प्रोत्साहन के अंदर का मकसद था कि फाइनेंशियल इनेबलर्स थे ये, मतलब एमएसएमई को फंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि एमएसएमई इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसकी बैकबोन होती है। तो ये एमएसएमई को फंड्स इजीली दिलवाते थे निर्यात प्रोत्साहन पिलर के अंदर। और जो निर्यात दिशा है ये क्या करता था, ये नॉन फाइनेंशियल एनेबलर था। इसका क्या मतलब है कि वो जो एमएसएमई है उसका जो प्रोडक्ट बना है वो दिखने में कितना अच्छा है, उसको मार्केट एक्सेस कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी हुई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट उसके पीछे कितना है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे दो चीज़ लगती है, एक तो मनी लगता है और दूसरा उस प्रोडक्ट को मार्केट तक या कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो मनी कहाँ से मिलेगा? निर्यात प्रोत्साहन से मिलेगा। और मार्केट और कंज्यूमर तक की कनेक्शन कहाँ से मिलेगी? निर्यात दिशा से मिलेगी। फिर अब रिसेंट में इसी के अंदर, इसी मिशन के अंदर, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर दो नई सब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो ये दो सब स्कीम हैं, इनमें पहली कौन सी है? इंटरेस्ट सबवेंशन एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट। इंटरेस्ट सबवेंशन से क्या समझ में आ रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो कम किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्री एंड पोस्ट शिपमेंट ऑफ रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसमें जो इंटरेस्ट जो भी लोन एमएसएमई ले रहे हैं उन्हें उनमें 2.75% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा उनको। ऐसा नहीं है कि ये हर कोई ले सकता है या सारी एमएसएमई वो कुछ भी बना रही हैं तो भी ले सकती हैं। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट क्रिएट की गई है जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, इन टाइप्स के सेक्टर्स को डाला गया है। तो जो एमएसएमई इस पॉजिटिव लिस्ट पे काम कर रही हैं, इनमें आने वाली चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही हैं या बना रही हैं या फोकस कर रही हैं, उनको ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, 2.75% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। जितना भी उस टाइम इंटरेस्ट लग रहा है उससे 2.75% कम देना पड़ेगा उनको। फिर जो अगली स्कीम इसके अंदर है वो है कोलेटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। कोलेटरल सपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब भी कोई एमएसएमई अपना बिजनेस बेस बढ़ाने के लिए बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, तो बैंक उससे कोलेटरल मांगता है कि वो गिरवी क्या रख सकती है बैंक में। अगर उसे 1 करोड़ रुपए लोन में चाहिए तो वो गिरवी क्या रखेगी बैंक में। तो इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है। ये एमएसएमई को बैंक का फाइनेंस दिलवाएगी आसान तरीके से। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से पार्टनरशिप की गई है जो कि एमएसएमई के लिए है। और ये गारंटी लेंगे, जब को भी कोई एमएसएमई लोन लेने जाएगी तो ये उस एमएसएमई के बिहाफ पे उस बैंक को गारंटी देंगे कि अगर ये एमएसएमई लोन पूरा करने में असमर्थ रहती है तो 85% तक के उनके लोन इस फंड से दे दिए जाएंगे, अगर वो माइक्रो और स्मॉल है। और अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो 65% तक के लोन इसको दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम गारंटी कितनी है? 10 करोड़ की, मतलब 85% तब है जैसे उस एमएसएमई ने 100 करोड़ का लोन ले लिया। हम्म। तो 100 करोड़ का लोन का ये मतलब नहीं है ना कि 85% रीइम्बर्स कर देगी ये ट्रस्ट। अगर वो फेल हो जाती है एमएसएमई पूरी तरीके से, ये ट्रस्ट मैक्सिमम 10 करोड़ ही वापस करेगी। अगर उसने 10 करोड़ का लोन लिया है और फिर वो फेल होती है तो जितने लिए हैं पूरे वापस हो जाएंगे। ठीक है, 10 करोड़ के अंदर आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ की है। और 10 करोड़ का 85% वो वापस करेगी। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को ये। हम्म। तो ये थी जो सेकेंड स्कीम है उससे रिलेटेड। फिर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या मंथली पीडीएफ चाहिए, दोनों टेलीग्राम चैनल पे है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड ब्रेल डे। अब जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनकी आई साइट बहुत अच्छी नहीं होती है या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं,
ये 4 जनवरी को उनके लिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए लुई ब्रेल, जो कि एक फ्रांस के आदमी थे, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, डॉट्स का सिस्टम बनाया इस टाइप से, जिससे वो लोग उस पे हाथ रख करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो डॉट्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं सरफेस से। तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यूएनजीए ने 2018 में वर्ल्ड ब्रेल डे घोषित किया था, और तभी से ये मनाया जा रहा है। ये 6 रेज्ड डॉट रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को, जिससे जो भी लोग देख नहीं सकते अच्छे तरीके से, वो इन पे अपनी उंगलियां फेर करके उन्हें समझ सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बिना फिजिकली टच किए अर्थ या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये काम होता है सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स के थ्रू, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट या एमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? ये स्टेप्स हम यहाँ से देखेंगे। पहला स्टेप है एनर्जी सोर्स, यानी सन या आर्टिफिशियल सोर्स से रेडिएशन निकलती है। फिर इंटरेक्शन विथ अर्थ, टारगेट से इंटरेक्ट करेगी, रेडिएशन सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। हम्म फिर सेंसर उसे रिकॉर्ड करेगा। सैटेलाइट का सेंसर इस सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और इमेजेस बनाता है। फिर ये सारी चीजें आते ही इमेज बनाने की प्रोसेसिंग पे। अब टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग में क्या क्या आता है, ठीक है? टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग में एक पैसिव है और एक एक्टिव है। तो जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है, ये नेचुरल सोर्स यूज करती है, मेनली सनलाइट का इस्तेमाल करती है ये, जैसे ऑप्टिकल सैटेलाइट, जैसे लैंडसैट, रिसोर्स सेट, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स होता है वो नेचुरल होता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे अगर क्लाउड कवर है, ये सारी चीजें हैं, तो ये काम नहीं करेगी उतने अच्छे तरीके से। फिर आती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में खुद एनर्जी भी, मतलब जो एक वो होता है ना, ठीक है, इनके पास एक एमिटर होता है रेडार जैसा, जो खुद एनर्जी निकालता है। और उससे फिर वो वापस से रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब करता है और पता करता है कि चीजें कैसी हैं। इसमें रेडार, लिडार, एसएआर, ये सारी चीजें आती हैं। ये डे नाइट और क्लाउडी कंडीशंस में भी काम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म जैसे सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, एरियल एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, ठीक है? और सेंसर्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे इमेजिंग सेंसर्स हैं, नॉन इमेजिंग सेंसर्स हैं। इमेजिंग सेंसर्स इमेजेस बनाते हैं, नॉन इमेजिंग सेंसर टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेडिएशन, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें किस चीज से रिलेटेड, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वाइट बेलीड हेरॉन है। तो अब ये जो वाइट बेलीड हेरॉन है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी लोहित रिवर पे कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जिससे इसके हैबिटेट को खतरा हो सकता है। तो ये वाइट बेलीड हेरॉन है और इसका आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है इसका आईयूसीएन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। क्योंकि इसकी जो एक्चुअली पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 250 है, या उससे कम भी हो सकती है। हम्म इसीलिए अब कोई चीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 250 पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ही आएगी, और उसके सर्वाइवल के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। तो अब इस इमेज से पता चलता है कि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मेजरली मिलती है, और ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट हेरॉन स्पीशीज होती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेरॉन स्पीशीज है गोलायत हेरॉन। अब इसमें जो मेल और जो फीमेल है, दोनों के लॉन्ग लेग होते हैं और लेस लाइक वाइट प्लूम्स ऑन द नेप होते हैं, ठीक है? ये इनके कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। और फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट हेरॉन है, ये मैंने बताया आपको, आईयूसीएन बता दिया। फिर ये स्वैम्पी एरियाज में रहना पसंद करते हैं, फॉरेस्टेड या रिवर सिस्टम में। इन्हें वो रिवर्स पसंद हैं जो थोड़ी सी अनडिस्टर्ब है, जिनका फ्लो थोड़ा सा स्मूथ है, शांति से जो फ्लो करती हैं। उन्हें उसमें इन्हें खाना पसंद है। और ये टॉल ट्रीज पे अपने नेस्ट बनाते हैं। फिर इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे एफर्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है राइस। अब राइस टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिया अभी रिसेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दोनों बन गया है राइस का। अब चाइना सबसे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गया है राइस प्रोडक्शन के मामले में, जिसको पीछे किया है इंडिया ने। और इंडिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है यूपी में, फिर तेलंगाना में, और फिर वेस्ट बंगाल में। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब में है। क्यों पंजाब में? क्योंकि पंजाब में फार्म मैकेनाइजेशन बहुत अच्छे से हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा
बेनिफिट पंजाब और वेस्टर्न यूपी को ही मिला था, इसीलिए पंजाब में प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है राइस की। फिर अब राइस क्रॉप के बारे में अगर देखें तो ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है, और एलुवियल, लोमी और क्लेई सॉइल इसके लिए बेस्ट सूटेबल होती है। ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल्स को भी टॉलरेट कर सकती है, पर इसको थोड़ी सी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक क्रॉप होती है और स्टैंडिंग वाटर की इसको ज़रूरत होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अल्टरनेट वेट एंड ड्राई मेथड बताया था, जिसमें एक दूसरा तरीका अपनाते हैं राइस को प्लांट करने का, जिसमें पानी सेव करते हैं। तो अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको रिवाइज करना चाहिए। फिर इसको 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड और राइस से रिलेटेड। फिर आज के करंट अफेयर में इतना ही है। थैंक यू।